हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहां हम आपको बताएंगे बच्चों आवेशों के मूलभूत गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज में, आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रो दिया था। वहां आपको बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और साथ ही साथ आवेश के प्रकारों के बारे में। ये सारी की सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिए हैं उन सभी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं बच्चों, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सारे के सारे जो लेक्चर्स रहेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। इसलिए स्टार्ट सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से कीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 अच्छा समझ लेना, फिर लेक्चर नंबर 2 देखना। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक मैंने बता दिया है आवेशों के गुण। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आवेशों के या वैद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से मूलभूत गुण होते हैं। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी बच्चों से शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको नोट्स चाहिए, पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, वहां आपको पीडीएफ फॉर्म में क्या मिल जाएगा, जो हमारे रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चों, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों को, अपने जितने कलीग्स हैं उन सभी को बताइए हमारे चैनल के बारे में, सबको शेयर करने के लिए बोलिए और सब्सक्राइब करने बोलिए बच्चों। हमारा चैनल हम हिंदी माध्यम की क्लासेस क्लास 11 क्लास 12 के लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। ओके, तो चलिए आज चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र का दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है बच्चों। मैंने बताया कि क्या बताऊंगा आज, वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। तो हम एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये आप समझ लीजिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार की, कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के वैद्युत आवेशों के मूल गुण होते हैं। सबसे पहला होता है विद्युत आवेश का संरक्षण, दूसरा होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और तीसरा होता है विद्युत आवेश की योज्यता। हम बहुत ही बारीकी से डिटेल के साथ इन तीनों गुणों का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम चलते जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं बच्चों कि विद्युत आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सुनिएगा मेरी बात। बोलता है किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम को समझते हैं बच्चों कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, बोलता है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का क्या होता है, केवल रूपांतरण होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश का भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश स्थानांतरित होती है, और यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आप समझ सकते हैं, कोई भी बोलता है, कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम है, उसका चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, बोलता है नियत रहेगा, मतलब उसमें आवेश का जो मान है वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये चीज बोला जाता है किसी भी निकाय के लिए। कोई भी विलगित, और विलगित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विलगित क्या होता है, एक स्वतंत्र निकाय होता है। ठीक है, जो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है या दूसरे का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो विलगित निकाय होता है। तो हम एक लाइन में बोलेंगे, ठीक है, कि किसी भी निकाय का जो आवेश है वो हमेशा नियत रहेगा, मतलब एक समान रहेगा, संरक्षित रहेगा। यही आवेश संरक्षण का क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं क्या, ध्यान से मेरी बात सुनते जाएंगे ना। कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं बच्चों, क्या बोलता है, यदि किसी विलगित निकाय तंत्र में 2 पिंड पर आवेश कितना है, बोलता है Q1 Q2। 2 पिंड लिए हैं, उन दोनों पिंडों पर जो आवेश का मान है ना वो Q1 Q2 है। ठीक है, इसमें परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप आवेश क्या हो जाते हैं, बोलता है Q3 और Q4। पहले Q1 Q2 थे, वो चेंज होकर क्या हो गए बच्चों, Q3 और Q4 हो गए। तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार तंत्र में कुल आवेश की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात क्रिया से पूर्व आवेश और क्रिया के पश्चात पहले कितना आवेश था, Q1 Q2 बराबर हो जाएगा बाद में जो आवेश है क्रिया के बाद Q3 Q4 के। ठीक है, तो ये तो एक उदाहरण हो गया। और एक
और हम आपको समझा सकते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था वहां से। बच्चों ध्यान से सुनिएगा एक और एग्जाम्पल, ठीक है। हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम एक कांच की छड़ को, ठीक है, ये एक क्या है बच्चों, कांच की छड़ है। ये हमारे पास में है एक कांच की छड़। इस कांच की छड़ को हम किसके साथ में, किसी ऊनी कपड़े या रेशमी कपड़े, ठीक है, ऊनी या आप बोल सकते हैं रेशमी कपड़े, ठीक है, ऊनी कपड़े या रेशमी कपड़े के साथ में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। कांच की छड़ में क्या होता है, धन आवेश। क्यों धन आवेश होता था, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चों, निकल जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो कांच की छड़ में जो धन आवेश है, और ये ऊनी कपड़े में कौन सा आवेश होता है, यहां ऋण आवेश होता है। यहां कौन सा आवेश होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। तो यहां पर यह बोला जाता है कि कांच की छड़ में जो धन आवेश की मात्रा है, कांच की छड़ में क्या है, जो धन आवेश है वो बराबर होगा किसमें, ऊनी कपड़े पर जो ऋण आवेश है, जो ऋण आवेश है उसके बराबर होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कांच की छड़ में धन आवेश बराबर हो जाएगा किसमें, ऊनी कपड़े पर ऋण आवेश। तो यही चीज है आवेश संरक्षण का नियम। कभी भी कुछ भी हो, कोई भी अभिक्रिया होती है किसी भी निकाय का, जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहती है। जैसे यहां हमने कराया, एक कांच की छड़ को किससे रब कराया, ऊनी कपड़े से। तो कांच की छड़ में धन आवेश आया और ऊनी कपड़ा क्या हो गया, ऋण आवेशित। होता क्या है, क्लियर रखिए, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां जाते हैं, ऊनी कपड़े पर जाते हैं या रेशमी कपड़े पर जाते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां धनावेश हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां क्या हो जाता है, ऋण आवेश। तो हम बोल सकते हैं कि कांच की छड़ में जितना धनावेश है उतना ही कहां, ऊनी कपड़े पर क्या है बच्चों, ऋण आवेश है। क्लियर हुई बात, आप सभी को समझ में आई ये चीज, ओके। तो यही क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। अब आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि आवेश संरक्षण के नियम को और हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स है, देखिए हमारे पास में क्या बोलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ये शून्यीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, शून्यीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो क्या बोलता है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और प्रतिकण के रूप में यहां पॉजिट्रॉन लिया गया है। क्या लिया गया है बच्चों, पॉजिट्रॉन लिया गया है। तो बोलता है जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकरण, पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, एक ऋणावेश और एक धनावेश वाला आपस में जब टकराते हैं तो वे परस्पर विनाश कर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रही बात, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराकर क्या करते हैं, बोलता है परस्पर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और उसके फलस्वरूप वहां एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यहां उसको गामा तरंग बोलते हैं, ठीक है। कौन सी तरंग होती है बच्चों, गामा तरंग, वो उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है, जो आवेश रहित होते हैं। बोलता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो अनावेशित होती है, आवेश रहित होती है, ठीक है। शून्यीकरण मैंने बताया था ना, इस प्रक्रिया को नाम क्या देते हैं, शून्यीकरण नाम देते हैं। कि इस प्रक्रिया के प्रारंभ में कुल आवेश कितना था, बोलता है शून्य। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, उदासीन कर देंगे, वहां कोई आवेश नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया के पूर्व भी कोई आवेश नहीं था, और इस प्रक्रिया के बाद भी दोनों के दोनों समाप्त हो गए, एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हुआ, तो कोई आवेश नहीं होता। तो देखिए अभिक्रिया के पूर्व आवेश जो था निकाय का वो जीरो था, बाद में भी जीरो, मतलब कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि आवेश किसी निकाय का हमेशा क्या रहता है बच्चों, संरक्षित रहता है। और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सेकंड नंबर में बोलता है बच्चों रेडियोधर्मी क्षय या नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है। केमिस्ट्री में ये चीजें आप बहुत पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा। देखिएगा ध्यान से, रेडियोधर्मी क्षय बोलते हैं, यहां देखो यूरेनियम, यूरेनियम क्या हो रहा है बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है किसमें, थोरियम और हीलियम में, थोरियम और हीलियम में। तो जो सबसे पहले अभिक्रिया के पहले, ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय होने के पहले यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 92 थी। कितनी थी, 92। बाद में थोरियम में 90 और हीलियम में 2 हो जाते हैं। तो अभिक्रिया के पूर्व 92, ठीक है, जो प्रारंभिक समय था वहां 92 था, और अभिक्रिया के बाद जो अंतिम समय आया अभिक्रिया के पश्चात वाला, वहां भी थोरियम में 90 और हीलियम में 2, तो 90 + 2 कितना हो जाता है,
2 हो जाता है। तो यहां भी हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अभिक्रिया के पूर्व जितना आवेश होता है, अभिक्रिया के पश्चात भी आवेश की मात्रा क्या होती है बच्चों, उतनी ही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जिसकी सहायता से हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, आवेशों कि जो संरक्षण का नियम है उसको हम समझ सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं, किसी के सामने भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे एक नाभिकीय अभिक्रिया भी है, वो भी समझ जाएंगे आप। क्या लिखता है यहाँ, नाइट्रोजन प्लस हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या बना रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन। तो यहां देखो अभिक्रिया के पूर्व जो नाइट्रोजन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। और अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन में 8 और हाइड्रोजन में 1, तो 8 और 1 9, मतलब अभिक्रिया के पूर्व भी 9 इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया के पश्चात भी 9 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का मान यहां भी कैसा रहा बच्चों, संरक्षित रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और याद रख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बोला सर जो आप कंटेंट बनाते हैं क्या उनका हमको स्लाइड मिल सकता है, तो क्यों नहीं, मैं तो आपको ये फ्री में अवेलेबल करा सकता हूं। और इन सब के लिए बच्चों केवल आपको करना ये है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस लगातार शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, ये जो स्लाइड्स बने इसके भी नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो करना होगा आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो आपको समझ में आया ना, सारे बच्चों को क्लियर है आवेशों का संरक्षण, ठीक है। आवेश कैसे रहते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं। तो पहला गुण याद रखना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल की सहायता से आपको यह बता दिया है आवेशों का संरक्षण। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जब एक कांच की छड़ को किसके साथ में, एक ऊनी या रेशमी कपड़े के साथ रब किया जाता है, मतलब घर्षण कराया जाता है, तो कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा, ऊनी कपड़े पर ऋणावेश की मात्रा हमेशा बराबर होती है, ठीक है। यही क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम को सिद्ध करती है। और वैसे ही आप ये सारे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जो शून्यीकरण की प्रक्रिया है, रेडियोधर्मी क्षय है, नाभिकीय जो अभिक्रिया है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गुण की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चों विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आवेशों के जो गुण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो समझिएगा क्या कहता है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। देखिएगा, बोलता है किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई भी आवेश रहता है ना, उसको हम बांट नहीं सकते। कैसे नहीं बांट सकते, अनिश्चित रूप से, मतलब उसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, हम अलग अलग उसको अनिश्चित रूप से नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा और हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। विभाजित नहीं किया जा सकता किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण जो होता है वो क्या होता है, बोलते हैं बच्चों मूल आवेश ई। मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q इज इक्वल टू Ne। अब यहां बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश क्या होता है, आवेश की जो सबसे छोटा मात्रा होता है, या बोल सकते हैं आवेश की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो मूल आवेश कहलाता है बच्चों। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश है, और इसका मान होता है बच्चों E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। 10⁻⁻19 लिखा है, मतलब आवेश की बहुत ही कम मात्रा होगी। ये चीज हम समझ सकते हैं यहां से। क्लियर है बात आपको, तो याद रखना ये। अब आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू Ne। क्या होता है बोलते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू Ne। जो किसी भी पदार्थ पर, यहां Q क्या चीज है, ये जो Q है ना वो पदार्थ पर आवेश की मात्रा है। Q क्या चीज है बच्चों, आवेश की मात्रा। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये Q आवेश की मात्रा है, N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E तो मैंने बताया, E क्या होता है, E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेश का जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है यही बोलता है किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा मतलब E के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। पूर्ण गुणज मतलब
वहां केवल पूर्ण संख्याएं ही आएगी। ये जो n है ना वो पूर्ण संख्याओं के रूप में होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं दो तरह की हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हम n की जो वैल्यू है उसको +1 -1 ले सकते हैं बच्चों, +2 -2 ले सकते हैं, +3 और -3 ले सकते हैं। इस तरीके से हम n को डिफाइन करते हैं। n को हम बताते हैं कि n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, आवेश का जो क्वांटीकरण है वो आवेश की मात्रा को बताता है कि आवेश की मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। क्लियर? तो यहां देखिए लिखा है मैंने कि प्रकृति में E से छोटा कोई आवेश नहीं है। किससे छोटा? E से छोटा। E पर जो आवेश है ना वो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कोई आवेश संभव नहीं है। ठीक है, कोई आवेश नहीं है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश ज्ञात करें तो वह सदैव कैसा होगा, बोलता है E के गुणज के रूप में होगा। देखो अगर n के जगह हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? E आ जाएगा। 2 रख देंगे तो 2E, 3 रख देंगे तो 3E। इस तरह से हम मान रख सकते हैं, अथवा -E, -2E, -3E, ठीक है, ही होगा। E के भिन्न रूप में नहीं, भिन्न रूप में नहीं होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में, सही बटा के रूप में नहीं होगा, ना तो वो दशमलव मतलब डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। हमेशा ये पूर्ण संख्या, चाहे आप पॉजिटिव लिखो चाहे आप निगेटिव लिखो, ये दोनों के दोनों सही होंगे, मगर कभी भी याद रखना वो दशमलव में नहीं होगा, ना ही वो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि वो 3/2E हो, 1/2E हो, ठीक है, 4/3E हो, ये पॉसिबल नहीं है, ना ही हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल, आवेश का क्वांटीकरण हमको यही बताता है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। समझ में आई बात? सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही सटीक तरीके से जितनी जरूरत है उतना ही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है ना वो सॉल्व होते हैं। इसकी सहायता से आप बहुत सारे MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि कौन कौन से जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं बच्चों, ध्यान से सुनते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे हम उसका। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ में, देखिए न्यूमेरिकल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में परेशानी होती है। तो न्यूमेरिकल्स की जब भी बात आती है तो मैं यही बोलूंगा, ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है या वो मैथ्स से घबराते नहीं हैं, वो सारे के सारे बच्चे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए सबसे जरूरी बात होती है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से, शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है इसको हमको समझना होता है। ठीक है, ये तो चलिए बात करते हैं। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, हमको बता रहा है कि एक पदार्थ है उसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये 100 क्या होगा? ये 100 जो है ना बच्चों वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 100 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बच्चों? 100 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है और कमी है बोल रहा है, इसको भी आप दिमाग में रखना। इलेक्ट्रॉनों की क्या है बोलता है? कमी है। उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताना है। तो हमको पता चल गया, हमको 100 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और बताना क्या है? मात्रा बताना है और पर मार्क कर ली जो जो चीजें करनी है। तो ये चीज हमको ज्ञात है और मैंने बताया था। ठीक है, E की वैल्यू ये आप हमेशा याद रखेंगे, 1.6 × 10⁻19 क्या होता है बच्चों? कूलाम। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हमको आवेश की मात्रा निकालना है। हमने सूत्र देखा है आवेश की मात्रा के लिए, सूत्र क्या होता है? Q = Ne। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q = Ne। तो हमको यहां Q निकालना है ना, तो बहुत सिंपल है, Q = N की वैल्यू पुट करेंगे 100 और E की वैल्यू बच्चों E 1.6 × 10⁻19। कितना आसान है, देखिए Q सॉल्व कर सकते हैं। 100 का मतलब क्या है? 10⁻2 और इधर 10⁻19 है। घातांक के नियम आपको मालूम है क्या होते हैं? समान आधार पर घातांकी आपस में जुड़ जाती हैं। तो -19 और +2 कितना हो जाएगा? -17। तो 10⁻17 और आवेश है इसलिए यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों? कूलाम।
तो आवेश की मात्रा Q इजिकल टू 1.6 इंटू कितना आ गया 10⁻⁻17 कूलम। ओके, ये चीज याद रखना। देखिए आसान है, सवाल बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स का है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 दे दी है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमको याद रखना है आवेश का मान 1.6 इंटू 10 कितना होता है -19 होता है बच्चों। और हमारा फॉर्मूला है सूत्र Q इजिकल टू क्या Ne, N का मान 100, E का मान रख दिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आवेश की मात्रा तो पहला चीज हमने निकाल लिया। अब आपको एक और यहां बात पूछा गया बच्चों, क्या बताओ, बोलता है आवेश का जो प्रकार है, प्रकार मतलब कि वो धनावेश है कि ऋणावेश, क्या बताना है आपको, धनावेश है कि ऋणावेश। तो वो कहां से पता चलेगा, देखिए मैंने और कुछ मार्क करके रखा है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है बोलता है कमी है, तो हमने ये देखा है लेक्चर नंबर 1 से, और आज भी मैंने बताया था कुछ समय पहले कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वो पदार्थ क्या हो जाता है बच्चों, धनावेशित हो जाता है। वो पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो यहां बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, मतलब वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, वो पदार्थ हो जाएगा ऋणावेशित। वो पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेशित हो जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना, वो पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए फिर एक और हमारे पास में क्वेश्चन है, ये भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या किसी पदार्थ में बोलता है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है, ये पूछ रहा है। ये आवेश की मात्रा दिया है, क्या इतना आवेश हो सकता है पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दिया गया है हमको, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। जो दिया है हमको, क्या दिया है यहाँ, आवेश की मात्रा। क्या दी गई है बच्चों, हमको आवेश की मात्रा दी गई है। तो आवेश की मात्रा क्या है, यहाँ आवेश की मात्रा Q इजिकल टू, आवेश की मात्रा क्या दिया है बच्चों, Q इजिकल टू हमको दिया है 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम। अब इतना आवेश हो सकता है, इसको पता करने के लिए देखिए, ये तो आवेश की मात्रा हमको दिया है और हमको पता है, हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि E पर कितना आवेश होता है। E इजिकल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब फाइंड क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अभी मैंने बताया कि आवेश का क्वांटीकरण जो है वो ये बोलता है बच्चों कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो यहां से हमको ये बात समझ में आती है, अगर n का मान पूर्णांक आया तो ये आवेश संभव होगा। अगर n का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, मतलब दशमलव में आ रहा है या भिन्न में आ रहा है, तो ये आवेश की मात्रा संभव नहीं होगी। तो एक बार फिर से हम फॉर्मूले पर आते हैं। जो हमारे पास सूत्र है बच्चों, सूत्र क्या है हमारे पास में, Q इजिकल टू Ne, Q इजिकल टू Ne। तो इस फॉर्मूले से हमको निकालना यहाँ n है, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। n इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 ये हो गया, और एक मिनट ना, ये बच्चों यहां पर, ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या चीज बता रहे हैं, जो Q का मान कितना है हमारे पास, 6.0 इंटू 10⁻18 है, और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व करने आता है आपको, ठीक है। आप इसको अलग लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट हटा देंगे, 1 डिजिट के बाद है 60/16 और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर घातांक के नियम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो -19 और +19 और -18, तो 10 बचेगा बच्चों। तो 10 बचा तो मैं यहाँ 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 600। अब डिवाइड कर सकते हैं आप आसानी से, किसको भाग देना है हमको, 600 को भाग देना है किससे, 16 से, ठीक है। तो 3 बार जाएगा बच्चों, 16 तिया 48, क्योंकि 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बच रहा है 12, ठीक है, ये माइनस करने से, और फिर एक जीरो नीचे ले आएंगे। क्या करेंगे हम, एक जीरो नीचे लाएंगे तो 120 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 7 बार जा सकता है ये, 7 से ले जाएंगे, 7 छक्के 42 का 2 हासिल आया 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ठीक है। ये हो गया बच्चों 10 में, ये 8 बच रहे हैं हमारे पास में। इधर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 16 पंचे
कितना होता है बच्चों 80, 16 पंचे कितना होता है 80, ये हो गया हमारा 80, कैंसल। कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है 37.5, 37.5। मतलब ये हो रहा है कि जो n का मान है वो दशमलव में आ रहा है, n का मान क्या आ रहा है बच्चों दशमलव में। तो क्या ये संभव है n का मान दशमलव में आए? अभी हमने आवेश के क्वांटीकरण में आपको बताया है कि n की जो वैल्यू है हमेशा कैसी आएगी, एक पूर्ण संख्या के रूप में आती है। कैसे आती है बच्चों, एक पूर्ण संख्या के रूप में आती है, ठीक है। तो ये संभव नहीं है। हम आंसर में लिखेंगे कि किसी पदार्थ में आवेश की जो मात्रा है वो 6.0 इंटू 10⁻18 कूलाम पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ओके, क्लियर हुई बात। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये सब नॉलेजमेंट आपका गेन करेंगे। फिर देखिए एक और प्रश्न हमारे पास, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप एमसीक्यूज की बात करें, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, अक्सर ये क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है और हमको आवेश की मात्रा दिया है बच्चों, Q इजिकल टू कितना दिया है हमको 1 कूलाम, Q इजिकल टू 1 कूलाम। E का मान हमको मालूम होता है 1.6 इंटू क्या होता है 10⁻19 कूलाम। और हमको क्या फाइंड करना है यहाँ n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वापस हम आ जाएंगे बच्चों फार्मूले पर, जो सूत्र हम लगाते हैं यहाँ, ये Q इजिकल टू क्या लगाएंगे हम Ne। तो यहाँ से हमको मिलेगा बच्चों n इजिकल टू Q अपॉन E, n इजिकल टू क्या मिलेगा Q अपॉन E। तो चलिए n, Q का मान 1, Q का मान क्या होता है 1, और ये 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 10⁻19। अब यहां से आप इसको सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से 10⁻19 का हिसाब किताब अलग ही रखा करो, हमेशा याद रखना 10⁻19 को अलग करना है। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर ये हो जाएगा बच्चों 10, और ये मैं लिखता हूं इसको 16, और ऊपर क्या आ जाएगा ये मेरे पास 10⁻+19। अब मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है, हमेशा डिवाइड किया करो। ये 10, ये क्या हो गया बच्चों 16, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, ये एक जीरो बढ़ गया। 16 छक्के होता है 96, ये 4 बचा बच्चों, कैंसल, पॉइंट लगा इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, दशमलव लगाए जीरो लगा सकते हैं, 16 पंचे 80, कैंसल हो गया पूरा। कितना आया हमारे पास में, ये n की जो वैल्यू है वो आ रही बच्चों 0.625, 0. क्या आ रही है 625 इंटू 10⁻19। अब आंसर तो आ गया, मगर क्या हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे? इसके लिए देखिए क्लास 11 का एक बहुत ही बेसिक फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं कि 10 की घात में किसी संख्या को कैसे लिखा जाता है। तो 10 की घात में लिखते समय हमको ध्यान देना होता है, जो भी हम संख्या लिख रहे हैं वो 1 से क्या होना चाहिए, 1 या 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और या फिर बच्चों 9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये तो 1 से छोटा है, तो हमको इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 का गुना कर देते हैं, हम एक अंक खिसकाएंगे हो जाएगा बस, तो 10 का गुना कर देंगे। तो ये 6 दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों 25 गुना 10 का घात 19। ओके, जिनको समझ नहीं आता वो उनको मैं लिंक यहाँ भी अवेलेबल करा दूंगा, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, क्लास 11 फिजिक्स का है ना। ये सॉरी ये 19 नहीं, ये क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 10 का पावर 18। ओके, समझ में आई बात? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको बुक्स में और मिलेंगे, वो सारे के सारे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों आवेशों का जो तीसरा क्या होता है, मूलभूत गुण होता है, उसके बारे में। आवेशों का तीसरा और महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, की आवेशों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि आवेश जो होता है बच्चों एक अदिश राशि होता है। अदिश मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अदिश को हम अदिश जो योग नियम है उससे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे विद्युत आवेशों का योग किया जाता है। यह लिखता है आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। कोई निकाय रहेगा ना, कोई सिस्टम, उसमें बहुत सारे आवेश रहेंगे, तो हम उन आवेशों का योग करेंगे और हम आवेश का कुल निकाय बता सकते हैं, अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्या
जैसे हम बताया ना अभी मैंने, अदिश राशियों को जैसे जोड़ते हैं वैसे हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम उनका मान निकाल सकते हैं। यह दिया है यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3, Qn है तो निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn। सिंपली बहुत ही आसान होता है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर देखेंगे, एक उदाहरण देखिए बच्चों, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, क्या बोलता है ये चीज, बोलता है किसी निकाय पर प्लस ई माइनस 3 प्लस 5e और माइनस 7e आवेश है, उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो यहां हमको दिया है बच्चों Q1 इज इक्वल टू क्या दिया है, प्लस ई। फिर हमको Q2 दिया है, Q2 क्या दिया है बच्चों, माइनस 3e। फिर हमको दिया है बच्चों Q3 का मान दिया है बच्चों प्लस 5e। और फिर Q4 हमको दिया गया बच्चों माइनस 7e। ये 4 आवेश दिए गए हैं, कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश मतलब Q नेट अगर हम यहां निकालें, Q टोटल निकाले बच्चों, तो क्या करेंगे हम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, चारों को हम जोड़ देंगे। देखो क्या आएगा, Q नेट, Q1 की वैल्यू बच्चों E है, Q2 की वैल्यू माइनस 3E है, ठीक है, Q3 की वैल्यू कितनी है, प्लस 5E है, और Q4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 7E है। कितना है, माइनस 7E है, ठीक है। ये तो कैसे करेंगे हम, इधर देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, ये माइनस माइनस वाले को अलग कर लीजिएगा, ठीक है। ये Q नेट, ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6E, ये कितना हो जाएगा 10E। तो Q नेट इज इक्वल टू माइनस 4E, कितना हो जाएगा बच्चों, 4E। कुल आवेश, ऋण ज्यादा था तो ऋण वाला है, 10 में 6 घटा दिए, कितना बचा, 4 ही बचा। तो ये था बच्चों आवेशों के मूलभूत गुण, 3 गुण हमने आज आपको बताए इस कक्षा में। तीनों का तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तीनों गुण आप याद रखिएगा। और फिर हम मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 3 में। और उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएंगे हमारे चैनल के बारे में, सभी को चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके बच्चों, तो चलिए आप सभी बच्चों को राधे राधे। फिर से मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।